स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 27 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते। भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते। तो इसको याद रखिएगा, कुल 7 पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा। भारत ने सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कुल 7 पदक अपने नाम किए। इनमें 5 ब्रॉन्ज मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते, जबकि 2 सिल्वर मेडल भारत के खाते में आए। यह उपलब्धि भारतीय महिला कुश्ती टीम की ताकत और मेहनत को दर्शाती है, जिसने जापान और रूस जैसी मजबूत टीमों के बीच शानदार प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत ने बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द बैडमिंटन एशिया अंडर 17 एंड अंडर 15 चैंपियनशिप 2025। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें 2 मेडल जीते गए हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। भारत ने चीन के चेंगदू में आयोजित बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और लड़कियों के सिंगल्स इवेंट में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों की मेहनत और कोचिंग सिस्टम की सफलता को दर्शाती है। इन गोल्ड मेडल्स के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित किया कि नई पीढ़ी भी विश्व स्तर पर प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। Which missile's successful test was announced by Russian President व्लादिमीर पुतिन। तो इसको याद रखिएगा, ये मिसाइल का नाम है बुरेवोस्तनिक। क्या नाम है? बुरेवोस्तनिक इस मिसाइल का नाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु शक्ति से संचालित बुरेवोस्तनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा किया है। यह मिसाइल अपनी अनोखी क्षमता के कारण चर्चा में है, क्योंकि इसकी रेंज कथित तौर पर अनलिमिटेड बताई जा रही है। इस सफलता ने रूस की रणनीतिक क्षमता को और मजबूत किया है और यह मिसाइल रूस के दीर्घ दूरी के परमाणु हथियार कार्यक्रम का हिस्सा मानी जा रही है। अगला प्रश्न है आज का, भारत ने कोग्रीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2024 में किस देश को 10-9 से हराया। भारत ने कोग्रीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2024 में किस देश को 10-9 से हराया। तो इसको याद रखिएगा, अर्जेंटीना को। किससे? अर्जेंटीना को। नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में हुए कोग्रीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2024 में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराया। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों के बीच अंत तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत की यह जीत उसके खिलाड़ियों की शानदार टीम वर्क और रणनीतिक खेल का परिणाम थी। भारतीय टीम की कप्तानी जयपुर के सवार पद्मनाभ सिंह ने किया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल और लीडरशिप का प्रदर्शन किया। उनकी सटीक पासिंग, फुर्ती और आक्रामक रणनीति ने टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। पद्मनाभ सिंह को देश के बेहतरीन युवा पोलो खिलाड़ियों में गिना जाता है और इस जीत ने उनके नेतृत्व कौशल को और निखारा है। आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की वह नीति वापस ली जिसमें बैंकों द्वारा बड़े कॉरपोरेट ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले कुल ऋण की सीमा तय की थी। इन विच ईयर्स पॉलिसी डिड द RBI विड्रॉ द लिमिट इम्पोज्ड ऑन टोटल लोन्स टू लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर्स। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि 2016 की ये नीति थी जिसे वापस ली गई है। भारतीय रिजर्व बैंक इसने अपनी 2016 की नीति को वापस लिया है, जिसके तहत बैंकों को किसी एक बड़े
कॉरपोरेट कर्जदार को दिए जाने वाले ऋण की सीमा में रखा गया था। इस नियम का उद्देश्य था कि बैंकों के सिस्टम वाइड एक्सपोजर को सीमित करके बड़े ऋणकर्ताओं पर निर्भरता घटाना और कर्ज जोखिम को कम करना। लेकिन अब आरबीआई ने इस सीमा को हटा करके बैंकों को अधिक लचीलापन दिया है ताकि वे अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सके। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो चक्रवात मौधा किस क्षेत्र में बना है? साइक्लोन मौघा हैज फॉर्म इन विच रीजन? तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवात मेघा बना है। समाचार के अनुसार चक्रवात मौघा जो है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। यह क्षेत्र चक्रवातों की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहाँ समुद्री तापमान और नमी दोनों चक्रवात के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। मौघा के बनते ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी और संभावित तटीय राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि चक्रवात मौधा जो है काकीनाडा और कालिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। यह क्षेत्र समुद्र तटीय होने के कारण हर वर्ष चक्रवातों से प्रभावित होता है। सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां इस क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार हैं ताकि जनहानि और संपत्ति का नुकसान कम से कम हो। आज का अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अभिनेता सतीश शाह का निधन किस शहर में हुआ? इन विच सिटी डिड द वेटरन एक्टर सतीश शाह पास अवे? तो ये याद रखिएगा, मुंबई में इनका निधन हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में। 74 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सतीश शाह जो हैं, इनका निधन मुंबई में हुआ। उन्होंने अपने लंबे करियर में टीवी और फिल्मों दोनों में यादगार भूमिकाएं निभाई। मुंबई ही उनका कार्यस्थल और निवास स्थान दोनों था जहां उन्होंने अभिनय की अपनी शानदार यात्रा पूरी की। सतीश शाह को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध टीवी सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई में निभाए गए उनके किरदार इंद्रवदन साराभाई से मिली। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। यह शो भारतीय टेलीविज़न के सबसे आइकॉनिक कॉमेडी शो में गिना जाता है और आज भी लोगों की यादों में बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि ऋषिकेश में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण किस प्रसिद्ध झूले के स्थान पर किया जा रहा है? द बजरंग सेतु बीइंग बिल्ट इन ऋषिकेश इज रिप्लेसिंग विच फेमस सस्पेंशन ब्रिज? तो ये आपको याद रखना है, लक्ष्मण झूले के स्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है। बजरंग सेतु जो है ऋषिकेश में उस स्थान पर बनाया जा रहा है जहां 2019 में सुरक्षा कारणों से बंद किया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला स्थित था। यह नया पुल एक 132 मीटर लंबा स्टील ग्लास सस्पेंशन ब्रिज होगा जो आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण होगा। इसमें दोपहिया वाहनों के लिए 5 मीटर चौड़ा स्टील डेक और पैदल चलने वालों के लिए 1.5 मीटर चौड़े कांच के मार्ग बनाए जा रहे हैं। लगभग 60 करोड़ की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। बजरंग सेतु के पूरा होने के बाद यह ऋषिकेश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज होगा जो पर्यटन और स्थानीय आवागमन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में कौन से 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए हैं? विच 2 एडवांस्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, दैट मीन्स की आईसीजी। तो इसको याद रखिएगा, ये लॉन्च किए गए हैं आईसीजी शिप अजीत और आईसीजी शिप अपराजित। आईसीजी शिप अजीत और आईसीजी शिप अपराजित। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आईसीजी शिप अजीत और आईसीजी शिप अपराजित को लॉन्च किया है। ये दोनों जहाज 52 मीटर लंबे, लगभग 320 टन वजन वाले हैं और ये देश में बनी 8
फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज के 7वें और 8वें जहाज हैं। इन जहाज़ों में अत्याधुनिक कंट्रोल पिच प्रोपेलर लगे हैं जो भारत में इस श्रेणी के जहाज़ों में पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं। इनका निर्माण भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने, तटीय निगरानी बढ़ाने और समुद्री तस्करी व अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से किया गया है। ये जहाज़ मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय शिपयार्ड्स की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत ने हाल ही में किस देश में आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लिया? इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो इसको आपको याद रखना है कि ये स्पेन में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? स्पेन में। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने स्पेन के गांदो एयरबेस पर आयोजित, कहाँ पर? गांदो एयरबेस पर आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लिया है। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास स्पेनिश एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मित्र देशों के वायुसेनाओं के बीच स्मारिक समन्वय, एयर कॉम्बैट और ऑपरेशन अनुभव को साझा करता है। इस अभ्यास में स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल, भारत और अमेरिका सहित 50 से अधिक एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से इस अभ्यास में Su-3 MKI फाइटर जेट्स शामिल किए गए, जिन्होंने हवाई युद्धाभ्यास और सामरिक संचालन का प्रदर्शन किया। यह भारत के लिए एक बड़ा कदम है जो भारतीय वायुसेना की वैश्विक उपस्थिति और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और जितने आर्टिकल्स मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद।